Hello friends, once again welcome back to another video tutorial from Tasty and Healthy Biology YouTube channel। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन के बारे में। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं तो पक्का मानिएगा ये जो चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं और आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से नीट के लिए और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच टेक्निक इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी किस तकनीक का यूज करके हम प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है प्यूरिफाई करते हैं। तो दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो कौन सा है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, दैट इज प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल whose genes have been altered मतलब चेंज by manipulation are called dash। तो बताइए सभी लोग क्या है इसका आंसर? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे पौधे, बैक्टीरिया, फंजाई या एनिमल जिनका जीन जो है वो मैनिपुलेशन के द्वारा चेंज कर दिया जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कई मायनों में नॉर्मल ऑर्गेनिजम से अच्छे रहते हैं, या हम उनके मतलब प्रोडक्शन के बारे में बात कर ले तो वो प्रोडक्टिविटी वगैरह सब उनकी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला क्वेश्चन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़ मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक यानी नॉन लिविंग स्ट्रेस। क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज़ करके जो पौधे हैं उनको नॉन लिविंग स्ट्रेस के अगेंस्ट उनमें ज़्यादा टॉलरेंट कैपेसिटी डेवलप हो गई है? क्या मान लो कोई पौधा है, अगर आपने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया तो क्या वो नॉन लिविंग स्ट्रेस जैसे कि सनलाइट या फिर वाटर की स्कैरसिटी, क्या उनके लिए वो ज़्यादा टॉलरेंट बन जाता है? तो सही बात है, क्योंकि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तैयार करते हैं तो उनमें इस तरह के जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है कि वो जो है वो एबायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सके, जैसे ड्रॉट वगैरह की कंडीशन है तो वो सब कुछ तो इसका आंसर ट्रू है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात कर ले सेकेंड क्वेश्चन की, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज इंक्रीज्ड रिलायंस कह दो या डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन तकनीक का यूज करके जो पौधे हैं है ना उनका डिपेंडेंस केमिकल पेस्टिसाइड पे ज़्यादा बढ़ गया है क्या? फॉल्स, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्यों बढ़ाएंगे मतलब पौधे की डिपेंडेंस केमिकल पेस्टिसाइड्स पे? तो ये जो है वो बिल्कुल गलत है। इट हैज़ डिक्रीज्ड द डिपेंडेंस ऑफ क्रॉप्स ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। समझ रहे हो, हमारे जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनका केमिकल पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंस बढ़ा नहीं है जबकि घटा है दोस्तों। सही है। अगला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इज अ ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। क्या एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसका यूज करके हम फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल सही है ये आंसर। ठीक है जी, तो आपको आंसर लगा के आना है ट्रू। लास्ट ट्रू और फॉल्स में फोर्थ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? एमएस स्वामीनाथन। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई एंड इट वाज इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स। देखो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो है फूड की क्वांटिटी को कई ज़्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या या बढ़ती हुई जो आबादी थी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ये पर्याप्त नहीं था। ठीक है, तो फॉल्स है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि इट वॉज नॉट इनफ तो आंसर क्या जाता? हमारा ट्रू जाता। सही है जी। अगला क्वेश्चन हम बात कर ले रहे हैं कि विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर क्रिएटेड विद द यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री। यानी विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर क्रिएटेड विद द यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री। यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज करके कौन से पौधे तैयार किए जा रहे हैं? तो दैट आर टेलर मेड प्लांट्स। आई होप सो यू माइट बी रिमेंबरिंग अबाउट विशिया फावा, और विशिया फावा के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली नीट के अंदर पूछा गया था।
तो ये है टेलर मेड प्लांट्स। बीटी टॉक्सिन, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड डैश। बताइए सभी लोग, तो बीटी टॉक्सिन का पूरा नाम लिखना है आपको यहाँ पे, तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस। तो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम, कौन से बैक्टीरियम के द्वारा बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है? तो दैट बैक्टीरिया इज बैसिलस थुरिंजिनेसिस। अगला क्वेश्चन 6th, व्हिच टाइप ऑफ जीन हैज बीन क्लोन्ड from the bacteria and been expressed in the plant to provide resistance to insect। यानी कौन सा जीन है ना, जिसकी जो है वो क्लोनिंग की गई है और जिसको कि प्लांट में एक्सप्रेस, यानी प्लांट में एक तरह से हम उसको इंसर्ट करवा रहे हैं या इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, जिसके द्वारा कि जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट के लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यानी उनमें पौधों के अंदर कीड़ों के अगेंस्ट जो है क्षमता, रेजिस्टेंस कैपेसिटी यानी रिपेलिंग कैपेसिटी आ जाती है, तो दैट आर बीटी टॉक्सिन जीन। क्या है आंसर? बीटी टॉक्सिन जीन। सही है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट विच किल्ड बाय प्रोटीन्स दैट प्रोड्यूस बाय सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजिनेसिस। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, नेम द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट्स का ऑर्डर बताना है, विच किल्ड बाय प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के द्वारा किल किए जाते हैं, दैट प्रोड्यूस बाय सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजिनेसिस, यानी बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो बीटी टॉक्सिन जीन है ना, इसके अगेंस्ट कुछ इंसेक्ट्स जो है वो किल किए जाते हैं, यानी कुछ इंसेक्ट्स मर जाते हैं बीटी टॉक्सिन के कारण। तो जो इंसेक्ट मरते हैं ना, उनका ऑर्डर आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो वो 3 ऑर्डर आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं एज इट इज एनसीईआरटी के उठाए हैं दोस्तों। तो आंसर है पहला लेपिडोप्टेरिन्स, लेपिडोप्टेरिन्स ऑर्डर है सीलियोप्टेरिन्स एंड डायप्टेरिन्स। तो बताइएगा कौन कौन से 3 ऑर्डर हैं? लेपिडोप्टेरिन, सीलियोप्टेरिन्स एंड डिप्टेरिन्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ पीएच, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह दो आप। तो विच टाइप ऑफ पीएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव बीटी प्रोटोटॉक्सिन इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, यानी किस तरह का पीएच, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, किस तरह का जो पीएच है वो इनएक्टिव बैसिलस थुरिंजिनेसिस प्रोटोटॉक्सिन को एक्टिव फॉर्म में बदलता है? तो वो है एल्कलाइन, एल्कलाइन यानी बेसिक। तो बेसिक पीएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव बीटी प्रोटोटॉक्सिन इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। सही है जी। अगला 9th क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं फिलप्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहां पे हम लोग बात कर ले रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन बाइंड्स टू द डैश एंड क्रिएट डैश। बताइएगा जो एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन है वो कहां जाके बाइंड होता है? तो मिड गट एपिथेलियल सेल है ना, इंसेक्ट्स का जो मिड गट एपिथेलियल सेल होता है ना, वहां पे जाके ये बाइंड होगा। तो द एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन बाइंड्स टू द मिड गट एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट पोर्स, और वहां पे जाके क्या कर देता है? ये छेद कर देता है, जिसके कारण इंसेक्ट मर जाएंगे। फिर अगला लिखा हुआ है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस फॉर्म अ प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डैश, दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ डैश। तो बताइएगा कि बैसिलस थुरिंजिनेसिस फॉर्म अ प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेस ऑफ देयर ग्रोथ, मतलब जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस है वो अपनी ग्रोथ फेस के किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है, और ये जो क्रिस्टल हैं, दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, इनमें टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द चॉइस ऑफ बीटी जीन्स डिपेंड्स अपॉन द डैश। तो द चॉइस ऑफ बैसिलस थुरिंजिनेसिस डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करता है? क्रॉप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। एंड डैश किस पे? एंड द टारगेट पेस्ट, किस पेस्ट को टारगेट किया जा रहा है, यानी किस पेस्ट को मारना है। तो याद रखना है जो चॉइस ऑफ बैसिलस थुरिंजिनेसिस जीन्स है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पर्टिकुलर क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट, एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारे जो बीटी टॉक्सिन्स हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक हैं, मतलब वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही अकेले मारेंगे। ठीक है जी। अगला 10th क्वेश्चन बात कर ले रहे हैं,
व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ बीटी टॉक्सिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को यहां पे बताना है जीन का नाम, जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ बीटी या बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन, तो दैट इज क्राई जीन। काफी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गिव द टू नेम ऑफ क्राई जीन विच कंट्रोल द कॉटन बुलवॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को दो क्राई जीन के नाम बताने हैं जो कि कॉटन बुलवॉर्म्स को कंट्रोल करता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है क्या क्या नाम है, क्राई 1 AC और क्राई 2 AB। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 12 कि विच निमेटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट। विच निमेटोड इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, यानी कौन सा निमेटोड है जो कि तंबाकू के पौधे की जड़ों को इन्फेक्ट करता है या प्रभावित करता है, तो इट इज मेलिडोगाइन इनकॉन्जेंशिया। क्या है, मेलिडोगाइन इनकॉन्जेंशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, A noble strategy was adopted to prevent the infection of nematode was based on which process। दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन, A noble strategy was adopted to prevent the infection of nematode was based on which process। यानी यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी, एक तकनीक का यूज करके जो है इन निमेटोड के इन्फेक्शंस से बचा जा सकता है, तो वो कौन सी तकनीक है, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 14, विच टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। यानी कौन सी टेक्निक जो है या कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस जो है यूज की जाती है, तो इट इज आरएनए इंटरफेरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, इन आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन from an infection by viruses having RNA genome और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को ट्रांसपोजोन्स कह रहे हैं, दैट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री RNA बाय एन RNA इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इन RNA द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be from an infection by viruses having RNA genome। जीनोम्स का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, है ना। RNA जीनोम या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिन्हें ट्रांसपोजन कह रहे हैं, दैट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री RNA रेप्लिकेट बाय एन RNA इंटरमीडिएट। देखो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का बात मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो जब हम डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है, तो उसको लिया, मान लो अगर उस स्ट्रैंड पे वहां पर एडिनाइन बेस जुड़ा हुआ है, तो बताइएगा उसके सामने जो नया स्ट्रैंड बनेगा, तो उस केस में वहां पे क्या आ जाएगा, टी आएगा, यानी थाइमिन आएगा। और हमेशा याद रखना, जैसे एडिनाइन आया तो उसके सामने हमेशा डीएनए के अंदर थाइमिन आएगा, और एडिनाइन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ए और टी के बीच में बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन जो बेस हैं इनके बीच में जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखे जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो एक दूसरे के सामने जिनकी जो पेयरिंग हो सके। आई होप सो आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। दोस्तों आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस जो है इसमें क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग में इसके सामने दिया हुआ है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके हम जो है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए की किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस वगैरह को साइलेंट करते हैं। तो साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। क्राई1AB अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्राई1AB के सामने कॉर्न बोरर लिखा हुआ है, कॉर्न बोरर है। क्राई1AC जो है वो कॉटन बुल बॉम्ब्स है। सी पेप्टाइड की बात कर लें तो प्रो इंसुलिन से रिलेटेड है। बीटी कॉटन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगला हम लोग बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन अर्लियर इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज
वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ विच एनिमल, यानी पहले जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन यूज़ किया जाता था उसको किन एनिमल्स के पेनक्रियाज से निकाला जाता था, तो वो निकाला जाता था स्लॉटर्ड कैटल, स्लॉटर्ड यानी किल्ड कैटल्स एंड पिग्स, सुअर से और कोई भी कैटल यानी मवेशी, ठीक है ना। तो in earlier insulin used for diabetes was extracted from pancreas of which animals, तो you have to answer slaughtered cattle and pigs, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, in mature insulin chain A and chain B are linked together by which bond, यानी मैच्योर इंसुलिन के अंदर दोस्तों ये जो चेन A और चेन B है वो किन बॉन्ड्स के द्वारा जो है वो जुड़ी हुई रहती है, तो दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 19, विच पेप्टाइड चेन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन, बताइए विच पेप्टाइड चेन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन, यानी कौन सी पेप्टाइड चेन को हटा दिया जाता है या हट जाती है जब प्रो इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन में चेंज हो जाता है, तो सी पेप्टाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विच पेप्टाइड चेन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन, तो सी पेप्टाइड, ठीक है। मैं बार बार कई क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करने का मतलब यही है कि आप लोग उन चीज़ को थॉरोली मेमोराइज कर सकें, बाकी और कोई इंटेंशन नहीं है चीज़ों को बार बार रिपीट करने का। आप लोगों को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए जैसे मैं आपको सामने ही बिठाल के याद करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग RDNA टेक्निक, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज़ करके जब इंसुलिन बनाया जाता है तो उस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है, तो गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म, यानी जो इंसुलिन है उसको मैच्योर फॉर्म में पूरा असेंबल करना या अरेंज करना, ये जो है वो एक सबसे बड़ी चैलेंज होता है यह चुनौती होती है। तो द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21, इफ अ पर्सन इज बोर्न विद अ हेरिडिटी डिसीज विच करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिसीज, मान लो कोई एक व्यक्ति है जो जन्मजात जिसके अंदर कोई अनुवांशिक बीमारी या हेरिडिटी डिसीज आई है, तो कौन सी थेरेपी का यूज करके आप उस बीमारी को हटा सकते हो, तो जीन थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन थेरेपी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले एक गर्ल चाइल्ड को यह दिया गया था। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990, याद रखना है सन 1990 में पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो दिया गया था। अगला है एडिनोसाइन डीएमिनेस एंजाइम इज क्रूशियल या इंपॉर्टेंट फॉर विच सिस्टम टू फंक्शन, तो एडिनोसाइन डीएमिनेस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कौन से हमारे बॉडी सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, और इम्यून सिस्टम एक तरह से हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इजंट इट और नॉट। अगला क्वेश्चन नंबर 24, गिव द नेम ऑफ एनी 3 टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, यानी आप लोगों को कोई ऐसी 3 तकनीकों के नाम बताने हैं जिनसे कि हम कोई भी बीमारी या कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को अर्ली स्टेज में या प्रारंभिक अवस्था में ही जो है हम उसका पता कर सकते हैं कि भाई ये बीमारी है। तो वो 3 टेक्निक्स हैं, RDNA टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट पोलीमरेज चेन रिएक्शन ये है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह दो या रिकॉम्बिनेंट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अगला है एलाइजा जो है आपको पता है एड्स के लिए ये यूज़ किया जाता है ना, तो एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो एलाइजा जो है इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, क्या होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ऐसे यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको लिखा हुआ। अगला जो है, अच्छा सॉरी जी, मैंने जो आपको गलती से यहाँ पे ये बता दिया, ये PCR के लिए लिखा हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो याद रखना है RDNA टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक्सट्रीमली सॉरी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड दोस्तों। RDNA टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सही बात है जी। तो इन तीनों टेक्निक्स का यूज़ करके हम किसी भी जो बीमारी है उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं।
तो अगला हम बात कर ले रहा है क्वेश्चन नंबर 25, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और अ वायरस at a time when the symptom of the disease are not yet visible can be detected by, यानी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय, मतलब प्रारंभिक अवस्था में जब हाल ही में किसी वायरस या बैक्टीरिया ने किसी व्यक्ति को जो है इन्फेक्ट किया है, तो उसका पता कैसे लगा सकते हैं, तो वो लगा सकते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एम्प्लीफाई करना या किसी चीज को मैग्नीफाई करना या बड़ा करना, तो उनके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको जो है हाई मैग्नीफिकेशन के अंदर देख के या उनको एम्प्लीफाई करके उनका मैग्नीट्यूड बढ़ा के आप जो है इनिशियल स्टेज में उनको पकड़ सकते हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, which technique is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient, यानी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जिनमें आपको लग रहा है कि भैया एड्स हो सकता है इनको, यानी इनको HIV वायरस ने इन्फेक्ट करा हो सकता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आजकल कौन सी तकनीक जो है वो रूटीन में यूज की जा रही है, तो दैट इज PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 27, एलाइजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जो कि ये टेस्ट एड्स के लिए यूज किया जाता है। एलाइजा विच इज अ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो जो एलाइजा तकनीक है वो किस सिद्धांत पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। Question number 28, animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra या foreign gene are known as transgenic animals। तो एनिमल्स दैट हैव हैड देयर DNA मैनिपुलेटेड, यानी ऐसे एनिमल्स जिनका DNA जो है वो मैनिपुलेट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया, किस वजह से, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को लाने के लिए या किसी स्पेसिफिक जीन को लाने के लिए, यानी कोई बाहर से एडिशनल आपने जीन ऐड कर दिया उनके अंदर, तो वो जो है ऐसे एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट डैश, बताइए ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट डैश, तो एम्फाइसीमा डिसऑर्डर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम बताइए, तो रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी है? रोजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कंटेन्ड अ ह्यूमन प्रोटीन, तो द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी? रोजी। कंटेन आ ह्यूमन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है इसके अंदर? ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, यानी दोस्तों भारत में ऐसा कौन सी संस्थान है या ऐसी कौन सी संस्था है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की जो है पब्लिक यूज के लिए, भैया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये पब्लिक यूज के लिए सेफ हैं या नहीं है, उस चीज पर डिसीजन लेना, या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए जो रिसर्च वगैरह है उसके लिए हरी झंडी दिखाने का काम भारत में किस संस्था का होता है? तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, या शॉर्ट फॉर्म में आप GEAC कह सकते हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी तो यही जो है वो डिसीजन लेगी कि भैया जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे किस तरह की क्या रिसर्च करनी है, और भैया ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुए हैं ये पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक के यूज के लिए मतलब सेफ हैं या नहीं है, तो वो सब कुछ। Last question of this chapter, biotechnology and its application, question number 33, the use of bioresources of multinational companies and other organization without proper authorization from the countries and the people concerned without compensatory payment is called biopiracy। अब देखना, आप लोगों ने पेटेंट का नाम तो सुना होगा ना, जैसे कि भारत के अंदर बासमती चावल जो है वो भारत की देन है, भारत की उपज है, लेकिन क्या हुआ कि
हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण जो बासमती चावल है उसका पेटेंट किसी दूसरी कंट्री ने जो है वो करा लिया था। जब हम लोगों को उसका पता चला कि भाई देखो पेटेंट कराने से क्या होता है कि काफ़ी अर्निंग भी रहती है ना, और उस पर हरी झंडी लग जाती है। कोई भी फिर हमारी बिना अनुमति के उस चीज़ को कहीं बेच नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता उस चीज़ से। तो कई कंट्रीज़ क्या होती है, कई देश या कई संस्था या कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं कि वो चोरी छुपी से वो जो है अपने नाम उस चीज़ को पेटेंट करा लेते हैं। जैसे भारत के अंदर मतलब जो बासमती राइस था उसको दूसरी कंट्री ने जो है पेटेंट करा लिया था पहले, तो उस चीज़ को जो है वो बायो पायरेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप सो दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आने वाले टाइम में आपको सभी चैप्टर्स का जो है एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन कराते रहूं, तो आप सभी लोग मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपके सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई नेम इज हितेश, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।